सबल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान वॉर अब अपने आखिरी दौर में, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। हॉर्मोज़ पर अमरीकी नेवी ने किया मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरान की 90% इकॉनमी पर खतरा। अमरीकी ब्लॉकेड को ईरान ने दिखाया ठेंगा। जहाज से हजारों टन खाने का सामान आया। दुनिया को अपना माल भी भेजा। गजा में सीज फायर के बीच भी जारी है जुल्म। इसराइली हमले में नन्हे बच्चे समेत 10 की मौत। फलस्तीनियों के पानी पर इसराइलियों ने डाला डाका। किसानों के पाइपों को सेटलर्स ने काटा। प्याज से मवेशी और फसलें मारने की साजिश। और सूडान के रिफ्यूजी कैंप में आग का कहर। 350 बेघर फैमिलीज फिर हुई बेघर। ये दिन कुछ हेडलाइंस, खबरें इनसे ज्यादा होंगी और कई जगह की होंगी। ईरान वॉर को जल्द खत्म करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है, आज वो चर्चा में है और इसी खबर से शुरुआत करते हैं। अमेरिका के बड़बोले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के साथ जारी ये जंग अब खत्म होने के करीब है। 14 अप्रैल 2026 की रात फॉक्स बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि ये लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग भी दी और कहा कि अगर वो आज अपने कदम पीछे खींच भी लें तो भी ईरान को दोबारा खड़े होने में कम से कम 20 साल लग जाएंगे। यानी इतनी तबाही हमने कर दी है कि 20 साल पीछे पहुंच गया ईरान। ट्रंप ने दो टूक अंदाज में कहा कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या होगा। यानी यहां भी बड़ी वार्निंग छिपी है। ट्रंप का दावा है कि इस वक्त ईरान की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो बहुत बुरी तरह से समझौता करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अगर ट्रंप की इस बात में सच्चाई होती तो ईरान इस्लामाबाद में ही समझौता कर चुका होता 4 दिन पहले। इसलिए तो कहता हूं बड़बोले ट्रंप। दरअसल ट्रंप के इस रुख से साफ जाहिर है कि वो ईरान पर इतना प्रेशर बनाना चाहते हैं कि ईरान उनकी हर शर्त मानने पर मजबूर हो जाए। अब तक ईरान की तरफ से इस बयान पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई ईरान बातचीत की मेज़ पर वापस आने वाला है, जाएगा। 2 दिन का इशारा कर रहे हैं ट्रंप के। 2 दिन में बातचीत शुरू हो सकती है। क्या होगा देखेंगे। बढ़ते आगे। अमेरिकी मिलिट्री ने दावा किया है कि उसने समंदर के रास्ते ईरान से होने वाले तमाम बिजनेस और ट्रेड को पूरी तरह से रोक दिया है। सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड है अमेरिकी मिलिट्री की, जो मिडिल ईस्ट में सारे काम देखती है या सारे मिशन देखती है, उसका कमांडर है एडमिरल ब्रैड कूपर। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया है कि ईरान के पोर्ट्स की नाकेबंदी यानी ब्लॉकेड अब मुकम्मल तौर पर लागू कर दी गई है और मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिकी फ़ौजों की पूरी हुकूमत है। ये पोस्ट उसने 15 अप्रैल को की है सुबह। एडमिरल कूपर ने यह बताया है कि ईरान की करीब 90% इकॉनमी समंदर के रास्ते होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड पर टिकी है। उसका दावा है कि नाकेबंदी शुरू होने के 36 घंटों से भी कम वक्त में अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के बंदरगाहों से होने वाली तमाम खरीद फरोख्त और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पूरी तरह से ठप कर दिया है। अमेरिकी नेवी के इस एक्शन के बाद दोस्तों, अब ईरान की इकॉनमी पर गहरा खतरा तो मंडराने लगा है। इक्का दुक्का जहाज़ चले भी जाएं, लेकिन जो भर्रा के और भर के जहाज़ आते थे वो नहीं आ रहे ना जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी फोर्सेस का कहना है कि उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, दूसरी तरफ ये देखना भी अहम होगा कि ईरान और चीन जैसे मुल्क इस मुकम्मल नाकेबंदी का मुकाबला आखिर किस तरह करते हैं। एक और खबर सुनिए। अमेरिकी नेवी ने ईरान की नाकेबंदी और भी सख्त कर दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडे से अब तक अमेरिकी फ़ौजों ने ईरान से जुड़े 8 तेल टैंकर्स को ज़बरदस्ती वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। पहले इन टैंकरों की तादाद 6 बताई गई थी। हेडलाइंस में भी 6 होगा, लेकिन ये अपडेटेड खबर है जो सुबह 10 बजे इमर्ज हुई है। अमेरिकी अफसरों ने बताया कि नेवी ने रेडियो के ज़रिए इन जहाज़ों के क्रू को वार्निंग दी है और उन्हें फ़ौरन अपना रास्ता बदलने का हुक्म दिया है। इन तमाम टैंकरों ने अमेरिकी हुक्म मान लिया, जिसकी वजह से किसी मिलिट्री एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी 14 अप्रैल को और 15 अप्रैल को। ईरान का दावा है कि अमेरिका की नेवल नाकाबंदी के बावजूद उसके जहाज़ फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ से लगातार निकल रहे हैं। समुद्री जहाज़ों की आवाजाही पर नज़र रखने वाले डेटा के मुताबिक कम से कम 2 जहाज़ों ने अमेरिकी मिलिट्री की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कामयाबी से पार कर लिया। यानी अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि हमने टोटली ब्लॉक कर दिया है हॉर्मुज़ को, 8 जहाज़ 36 घंटे में रोक लिए। ईरान कह रहा है इनकी ऐसी की तैसी, हमारे जहाज़ तो साफ निकल रहे हैं।
मैरी टाइम डेटा प्रोवाइडर कैपलर के मुताबिक अमेरिका की पाबंदी के बाद भी कम से कम 4 ऐसे जहाज जिन्होंने इस रास्ते का इस्तेमाल किया वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके आए। इनमें से एक जहाज ईरान के बंदर इमाम खुमैनी पोर्ट पर 74,000 टन मक्का उतार कर गया है, खाने का सामान, और दूसरे जहाज में 31,000 टन मेथनॉल लदा हुआ था। उसने भी मंडे की शाम को इस रास्ते को क्लियर कर लिया। ये जहाज 31 मार्च को ईरान के बूशहर पोर्ट से निकला था। ये डेटा साफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका की मुकम्मल नाकेबंदी के दावों में कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है। जहां एक तरफ अमरीकी अफसर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान का समुद्री व्यापार पूरी तरह से ठप कर दिया है, वहीं ज़मीनी हकीकत यह है कि ईरान से जुड़े जहाज़ अब भी इस स्ट्रेटजिक रास्ते से निकल रहे हैं, भले ही बहुत कम तादाद में निकल रहे हों। इससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर वाले दावों पर सवालिया निशान तो लग गया है, लेकिन हकीकत है कि दर्जनों जहाज़ या सैकड़ों जहाज़ जो इस रास्ते से रोज़ाना गुजरते होंगे, वहाँ सिर्फ हम 4 जहाज़ों की बात कर रहे हैं, जिसमें से 2 ईरान आए और गए। सूडान के दारफुर खित्ते में एक रिफ्यूजी कैंप में आग लगने से 350 फैमिलीज बेघर हो गई हैं। ये पहले ही बेघर थीं और रिफ्यूजी कैंप्स में थीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM ने बताया कि इस आग ने सैकड़ों शेल्टर्स को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया है। पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे इन बेघर लोगों को, इन बेघर ख़ानदानों के लिए ये एक बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि अब उनके पास सिर छिपाने के लिए वाकई कोई जगह नहीं बची है, कोई रिफ्यूजी कैंप भी नहीं। फिलहाल राहत की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा है कि इन बेसहारा लोगों को दोबारा बसाने के लिए बड़े पैमाने पर मदद की ज़रूरत है। अब तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। गजा में सीज़ फायर को अमल में आए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन गजा की ज़मीन पर फ़लस्तीनियों की किस्मत आज भी जुल्म और आंसुओं से लिखी जा रही है। वो अमन जिसका तसव्वुर पूरी दुनिया ने किया था, गजा के मासूमों के लिए महज एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गया है। यहाँ इंसानियत दम तोड़ रही है और इसराइली फ़ौज की बेरहमी आज भी मासूम बच्चों के खून से होली खेल रही है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने 14 अप्रैल की रात को एक रूह कपा देने वाली रिपोर्ट दी है। एजेंसी के मुताबिक नॉर्थ गजा में हुए अलग अलग हमलों में 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक बेहद नन्हा बच्चा भी शामिल है। गजा सिटी में एक पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए हमले में एक मासूम बच्चे समेत 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जबकि कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। फ़लस्तीनी खित्ते में 10 अक्टूबर 2025 से सीज़ फायर लागू होने के बावजूद तशद्दुद का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोनों तरफ से एक दूसरे पर पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में इसकी कीमत सिर्फ वो बेगुनाह चुका रहे हैं जिनका इस सियासत से और इस जंग से कोई लेना देना नहीं। गजा की दीवारें और मलबे आज भी उस इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं जो शायद इन मासूमों की लकीरों में लिखा ही नहीं गया। ये सिर्फ मौत के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये उस ज़मीर की मौत है जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की कस्में खाता है। बात वेस्ट बैंक की। फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा जमा चुके सेटलर्स की नज़र अब उनके पानी पर है। वेस्ट बैंक के शहर जेरिको के नॉर्थ में एन अल औजा चश्मे के पास जो मंजर देखा गया वो इंसानियत के नाम पर एक काला धब्बा है। पानी ज़िंदगी की रूह है, लेकिन वहशी इसराइली सेटलर्स इसे बर्बादी का हथियार बना रहे हैं। जुल्म की इंतहा देखिए कि यहाँ फ़लस्तीनी किसानों के पानी के पाइपों को सरेआम काटा और तबाह किया जा रहा है ताकि उनकी फसलें सूख जाएं और उनके मवेशी प्यास से दम तोड़ दें। ये पानी के पाइप जिनके थे वो मिन्नतें करते रहे, जद्दोजहद भी करते रहे, लेकिन कामयाब ना हो सके। ये 14 अप्रैल 2026 की तस्वीरें हैं। ये फसल को पानी देने का मौसम है। कैमरे में कैद हुई इस शर्मनाक हरकत में साफ देखा जा सकता है कि इसराइली सेटलर्स किस तरह जानबूझकर उन सिंचाई वाले पाइपों को उखाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, जो किसानों के लिए जीने का सहारा थी। पानी के उस चश्मे के पास खड़े होकर ये लोग बेखौफ होकर इस जुल्म को अंजाम दे रहे हैं। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ये ओछी और गंदी हरकत रिकॉर्ड की जा रही है, तो उन्होंने कैमरे को बंद करने की धमकी भी दी, लेकिन ये करतूत अब पूरी दुनिया के सामने है। जॉर्डन वैली का ये इलाका पहले ही पानी की भारी कमी से जूझ रहा है और ऐसे में पानी के कुदरती ज़रायों को निशाना बनाना किसी कत्लेआम से कम नहीं है। ये महज पाइपों का काटा जाना नहीं है, बल्कि एक पूरी आबादी को उनके हक और उनकी ज़मीन से बेदखल करने की एक सोची समझी साजिश है। और अब ये कुछ तस्वीरें देखिए। कल 14 अप्रैल को
गज़ा में फ़लस्तीनी प्रिजनर्स डे, फ़लस्तीनी कैदी दिवस मनाया गया। अशाती कैंप है गज़ा का, गज़ा सिटी का, और यहाँ वो सब लोग आए जिनके कोई ना कोई इसराइल की जेलों में ज़बरदस्ती ठूसे गए हैं, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, कुछ दहाइयों से। इसराइल की डिटेंशन कैंप्स में जो भरे हुए हैं फ़लस्तीनी, ज़बरदस्ती उठा कर ले जाए गए हैं, ये उन सब के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे हैं। और जो इसराइल की नेसेट ने अभी अभी फ़लस्तीनी कैदियों के लिए फांसी देने का या उन्हें जान से मारने का, उनको सज़ाए मौत देने का जो हुक्म जारी किया है या बिल जो पास किया है, कानून बनाया है, उसके ख़िलाफ़ भी ये सब लोग यहाँ पर मुज़ाहरा कर रहे थे। इनमें वो छोटे मासूम बच्चे भी थे जिनके शायद वालिद, जिनके शायद भाई जेलों में बंद हैं, इसराइल के जुल्म झेल रहे हैं। तो गज़ा है, गज़ा प्रोटेस्ट कर रहा है और दिखा रहा है दुनिया को कि उनके साथ क्या हो रहा है। और एक ये जहाज़ है जो आ रहा है, एक जहाज़ों का काफ़िला, छोटे जहाज़ों का, छोटे छोटे बोट्स का काफ़िला जो गज़ा की मदद के लिए आ रहा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला फिर से चल पड़ा है और लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं गज़ा पहुंचने के लिए। कई ममालिक के झंडे इन जहाज़ों पर लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो ये एक जहाज़ है उन जहाज़ों में से जो निकल चुके हैं गज़ा की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए। मैंने आपको रात भी बताया था कि इसराइल और लेबनान के डेलीगेशंस के बीच मुद्दतों बाद, बल्कि दहाइयों बाद, एक अहम मीटिंग हुई और एक बड़ी मीटिंग हुई, और ये मीटिंग हुई है अमेरिका में, वाशिंगटन में, और लेबनान वाले वहाँ गए हैं और लेबनान के एनवॉय गए हैं, एम्बेसी के लोग गए हैं, फॉरेन डिपार्टमेंट से मेनली लोग जुड़े हुए गए हैं। इसलिए वहाँ पर अमेरिका में इस मीटिंग की क़यादत की है मार्को रूबियो ने, स्टेट सेक्रेटरी ने। ये सारी बातचीत और ये सारी बड़ी मीटिंग, इसका फोकस और मेन पॉइंट जो है वो है किस तरह लेबनान और इसराइल के बीच जारी तशद्दुद को, जंग को रोका जाए, या यूं कहें कि इसराइल के हमलों को रोका जाए। और उसके लिए सबसे प्राइमरी जो शर्त है वो यही कि हिजबुल्लाह को और उसके हथियारों को कंट्रोल किया जाए, उससे उसके हथियार, उसके आर्म्स, वेपन्स ये छीन लिए जाए। तो ये बैठक लेबनान और अमेरिका की हिजबुल्लाह का मुस्तकबिल तय करेगी, और हिजबुल्लाह कह चुका है कि ये बैठकें और इन लोगों की क़ुर्बतें मुझे मंजूर नहीं हैं। कुवैत ने एक जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट हैं कुवैत के, अहमद शिहाब एल्दिन, उनको गिरफ़्तार कर लिया है और मतलब यूँ कहें कि हिरासत में ले लिया है। और वजह यह है कि उन्होंने ईरान की जंग के दौरान जब हमले हो रहे थे कुवैत पर, तो शुरुआत में आपको याद होगा अमेरिका के 3 फाइटर जेट लड़ गए थे या मार गिराए गए थे, जो भी था, उसकी रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स की थी जिन पे कुवैत की हुकूमत उनसे खिसिया गई और अब उन्हें उठाकर जंग थमने के बाद डिटेंशन में डाला गया है, हिरासत में लिया गया है, और बहुत सी बातें हैं जो अभी सामने आ सकती हैं। फ़िलहाल ये बताया गया है कि ये 3 मार्च को अरेस्ट हुए थे और अब इनकी खबरें आ रही हैं। कुवैती नेशनल हैं ये, लेकिन ये अमेरिका में पैदा हुए थे। तो अब वहाँ पर जो है कई राइट ग्रुप्स के अंदर इनकी गिरफ्तारी को लेकर बेचैनी है, और वो सब लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं कि हम क्या ग़ुलाम हैं कि हम बोल भी नहीं सकते। खैर, एक ख़बर जो है इराक़ से है। इराक़ ने अमेरिका और फ़िनलैंड को 2 शहरी उनके हवाले कर दिए हैं, हैंडओवर कर दिए हैं, क्योंकि इन पर पहले ये शक था कि इन लोगों के ISIS से ताल्लुक़ है, लेकिन जांच में जब पाया गया दोनों क्लीन हैं, तब जाकर इन दोनों को उनके हवाले कर दिया गया। सर्बिया एक मुल्क है, आप सब जानते होंगे, उसने इसराइल के साथ एक बड़ी डील की है जिसमें दोनों मिलकर कॉम्बैट ड्रोन्स, यानी जंग में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स बनाएंगे। सर्बिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि इसराइल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में किस तरह का गुस्सा है उसकी जंगी पॉलिसीज़ को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।